चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं बच्चों। तो इसमें क्या बोला, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, ये रहा, बना लेते हैं। इसको चार्ज किया गया बैटरी से, एक रेजिस्टर लगा के बैटरी से इसको चार्ज कर रहे हैं। चलो, तो जब ये चार्ज होता है तो तब बैटरी से करंट चलता है। अब आप कहोगे कि सर करंट तो यहाँ तक जाएगा, करंट चलेगा कैसे, इधर कैसे जाएगा करंट, प्लेट में तो बीच में जगह खाली है, गैप है बीच में। तो इसी कंसेप्ट को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वायर में तो चलता है सिंपल करंट, जो हम देखते हैं करंट वायर में जो चलता है, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में होता है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। अच्छा, इसकी एक खासियत होती है कि ये जो सिंपल करंट है आपका, कन्वेंशनल करंट है जो आई, और आईडी की वैल्यू बराबर होती है आपस में। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया किसने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने पढ़ा है, याद कर लो, मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने कैलकुलेट भी किया था और ये बताया था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी वैल्यू और कन्वेंशनल करंट है ये सेम होती है, और कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में ये करंट चलता है। ठीक, और इसकी वैल्यू सेम होती है और डायरेक्शन भी दोनों की सेम होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो। अब इसमें देयर इज नो करंट गलत हो गया, करंट है प्लेट्स के बीच में, करंट है या नहीं ये पूछा है। और अगला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट करंट है ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई इन सेम डायरेक्शन। हाँ, बस यही है, सेम डायरेक्शन में करंट है और उसका जो वैल्यू है वो आई के इक्वल है। और जो तीसरा हो गया ऑप्शन, उसमें हो गया आई फ्लोज डायरेक्शन अपोजिट, ये गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये तो बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया था, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी ऐसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो पहली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये तो होती है। ठीक है, हमें वो वाली ढूंढनी है जो नहीं होती इसके अंदर, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों बराबर होती है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। दे ट्रेवल विद स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, यही होती है जो दे रखी है 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है हमें, क्योंकि गलत आंसर ढूंढना है। जो हमारा इसमें से गलत ऑप्शन है वो ढूंढना है। ये पहले तीनों ऑप्शन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, हमें ढूंढना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, बस वो तो फोर्थ ही बचा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से पैदा होती है, उस चार्ज से पैदा होती है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ये गलत है, मतलब ये गलत है, तो ये हमारे लिए सही हो गया। हमें तो गलत ऑप्शन ढूंढना था ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए चार्ज से पैदा नहीं होती, वो एक्सेलरेशन के साथ चलते हुए चार्ज से पैदा होती है। जो एक्सेलरेट हो रहा है चार्ज, उसमें से निकलती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो गलत है, और हमें गलत स्टेटमेंट को ही कैलकुलेट करना था, मतलब गलत स्टेटमेंट को बताना था कौन सा है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है इसने इसने कहा ए मेटालिक बार ऑफ यंग मॉडुलस, एक मेटल की बार है, एक रॉड है, उसका यंग मॉडुलस कितना है 0.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और लेंथ इसकी 1 मीटर है। ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हीटेड फ्रॉम T1 टेम्परेचर 0 डिग्री से T2 टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया गया विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग। तो कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, बड़ा आसान है। हमारे पास फॉर्मूला होता है y बराबर स्ट्रेस
बटे में स्ट्रेन, स्ट्रेस कितनी हो गई, फोर्स बटे एरिया, स्ट्रेन कितनी हो गई, डेल्टा एल बटे एल। इसे उठा के ऊपर ले जाओ, एफ इंटू एल बटे एरिया इंटू में डेल्टा एल। अच्छा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, तो जब किसी रॉड को गर्म किया जाता है तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ती है, तो वो बढ़ती है एल, अल्फा एल डेल्टा टी। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, एफ एल बटे में ए इंटू अल्फा एल डेल्टा टी। एल से एल कट गया बच्चों, तो वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई फोर्स बटे में एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब पूछा क्या है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स आ जाएगा इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10⁻11। एरिया कितना है, एरिया 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 10⁻³ अल्फा 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 10⁻⁵ डेल्टा टी, तो वो हो जाएगा 100 - 0, तो 100 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ गया, सॉल्व कर करा के इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10⁻11 और माइनस में 8, 11 - 8 करेंगे तो 3 बचेगी, तो ये आ जाएगा 550,000 या 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। देख लेना, थोड़ा बहुत कहीं सिली मिस्टेक हो तो सही कर लेना, वैसे तो मैंने कोशिश किया एकदम करेक्ट करने का, ठीक है। हर चीज़ को सही यूनिट में भी रखा है, कोई यूनिट ऐसी नहीं थी जो गलत हो। सेंटीमीटर वेंटीमीटर वाली हमने चेंज किया कि नहीं, हाँ कर लिया, क्योंकि मीटर में ही थी वो पहले से ही, चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। वेरी गुड, चलो ठीक है, ये सब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा बैठ गया, सेकंड। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पता लगाते हैं कि कौन सा सर्किट विच चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। कौन से सर्किट में ब्रिज बैलेंस हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। अच्छा, इनमें से बैलेंस करना है ब्रिज को, मतलब कौन सा हो सकता है अचीव द ब्रिज बैलेंस। तो भैया ब्रिज बैलेंस 10/15, 10/5, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है एक डायोड। अब डायोड, डायोड जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। डायोड जो हमारे पास होते हैं, एक तो रियल होते हैं, इनके अंदर तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। और जो जो आइडियल होते हैं, जो कि होते नहीं है, उनके अंदर रेजिस्टेंस जीरो होता है, जीरो रेजिस्टेंस। तो अगर देखो जीरो मानोगे आप, तो फिर तो ये कभी भी वो बन ही नहीं सकता ये तो, क्योंकि 10/15 इधर बन गया और इधर बनना चाहिए 10/5। अगर ये जीरो हुआ तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें करंट जाएगा कि नहीं, पहले देखो बैटरी इधर प्लस है इधर माइनस है, तो करंट इसमें जाएगा क्योंकि पी प्लस से जुड़ा है, फॉरवर्ड बाइजिंग है, करंट तो जाएगा, करंट तो जा रहा है इसमें। इसमें करंट नहीं जा रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। देखो क्योंकि रिवर्स बाइजिंग है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इधर इसमें एन है इधर पी है, तो एन के साथ प्लस कनेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर तीसरे में प्लस के साथ यहाँ प्लस कनेक्ट है, माइनस के साथ यहाँ माइनस कनेक्ट है, ये भी हो जाएगा। ये भी हो सकता है, इसमें करंट जाएगा, वेरी गुड। लेकिन अगर हम इसको रियल माने तो क्या कभी हो सकता है, तो तो भाई ये भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा। वजह, वजह ये है कि आइडियल मान के या रियल दोनों मान के हो सकता है या नहीं, तो भाई आइडियल मान के तो हो नहीं पाएगा ये भी, उसमें भी इधर 10/15 बनेगा, आइडियल मान के तो इसकी जीरो हो जाएगी ना, तो ये भी 10 बटे इधर 10/5 बनेगा, तो आइडियल मान के तो हो नहीं रहा। अच्छा, अगर इसको रियल मान के कर लें, इसको 3 वाले को, तो रियल मान के ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये पैरेलल में, पैरेलल में इसका जो रिजल्ट वो होगा इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इन दोनों का, इसका और इसका, वो 5 से भी छोटा आएगा, 5 से हमेशा छोटा आएगा, तो 15 तो कभी बन ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा।
अच्छा दूसरा नहीं हो रहा था, तीसरा तीसरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। इधर ये प्लस माइनस के साथ कनेक्ट हो गया और इधर माइनस प्लस के साथ कनेक्ट हो गया, रिवर्स बाइजिंग है, इसमें करंट नहीं जा रहा, ये नहीं है, तो बस यही हो सकता है बस। लेकिन ये हो सकता तभी है जब यहाँ पे जो ये डायोड हो वो 10 ओम का हो। तो इन्होंने यही तो पूछा था कि कौन से में ब्रिज बैलेंस हो सकता है। अब एक और बात, डायोड जो है आइडियल अगर मानोगे तो फिर तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर आप इसको रियल डायोड मानोगे, जो हमें डायोड मतलब हमारे डेली लाइफ में मिलते हैं, जो डायोड जो हमें अपनी उसमें मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं डायोड, उनमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो वो रियल डायोड होते हैं, तो यही सर्किट पॉसिबल है, बाकी कोई भी सर्किट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस हिसाब से आंसर 1 ही बनेगा और कोई नहीं बैठ रहा। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें दिया है 46 में, ए शीट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। एक शीट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया हमने, ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के सामने। ए फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट। ए फोर्स इज नीडेड, एक फोर्स चाहिए, ए फोर्स इज नीडेड, फोर्स इज नीडेड टू मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल। ये तो बहुत आसान है। देखो एक काम करो ना, आपके पास हो गया, मैं से थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके मैं दिखाता हूँ। एक शीट रखी है आपके सामने, ये रखी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, ऐसे रख लो इसको, ऐसे रखी है। इधर एक मैग्नेट का पोल है, नॉर्थ भी हो सकता है साउथ भी हो सकता है, मैंने बना दिया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि हमें एक फोर्स की जरूरत है, क्या करने के लिए? पहला स्टेटमेंट है शीट को होल्ड रखने के लिए, अगर ये मैग्नेटिक है, बिल्कुल अगर ये मैग्नेटिक है तो सीधी सी बात है, अगर ये मैग्नेटिक है तो ये इस नॉर्थ से या तो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, दोनों ही केसेस में इसको होल्ड रखने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसको फॉर होल्ड, इसको होल्ड करने के लिए, इसको रखने के लिए, या इसको ये समझ लीजिए इसको ना रेस्ट में रखने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो ए पॉइंट तो सही नजर आ रहा है मुझे, एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसको होल्ड रखना है। तो होल्ड द शीट देयर इज नॉन मैग्नेटिक, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो भी इस पे फोर्स की जरूरत। देखो अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो मैग्नेट ही तो मैग्नेट के से रिपेल या रिपेल भी कर सकती है, अट्रैक्ट भी कर सकती है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है अगर मैग्नेटिक है तो। और अगर नॉन मैग्नेटिक है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं, तो इसलिए बी तो मेरा गलत हो गया। सी मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल, मतलब अब हमें एक फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए पोल से दूर, यूनिफॉर्म स्पीड के, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। अच्छा अगर हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इधर भगाना चाहते हैं, इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो भी हमें एक फोर्स की जरूरत है। ये जो सी स्टेटमेंट है यही तो बता रहा है हमको कि अगर हमको इसको इससे दूर लेके जाना है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो भी हमें एक फोर्स की जरूरत है, और ये जो शीट है वो कंडक्टिंग अगर है तो देखो अगर सीधी सी बात है कंडक्टिंग होगी तो ये फ्लक्स कटेगा इससे, जब ये नॉर्थ पोल के पास रखी हुई है तो इसके अंदर से जो लाइनें निकल रही होगी उससे फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है ये भी, तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। डी को देखो, डी के लिए है मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर। अगर ये नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर होगी तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं फिर नहीं लगाना पड़ेगा, फिर तो डी तो इनकरेक्ट हो गया, डी नहीं, फिर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नॉन पोलर नॉन मैग्नेटिक है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसमें करंट ही नहीं चलेगा, करंट नहीं चलेगा, एडी करंट वगैरह नहीं चलेंगे, एडी करंट का ये सवाल,
इसमें एडी करंट चलेंगे जब हम फोर्स लगाएंगे, इस पे बाहर की तरफ इसको खींच के रखेंगे। अगर वी वेलोसिटी से चलाना है तो आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही आप इसे खींचना शुरू करेंगे इसमें एडी करंट चलने शुरू हो जाएंगे, और जो इसको रिवर्स डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको फोर्स लगा के उसको वी वेलोसिटी से चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे तो हिसाब से भाई ए और सी बैठ रहे हैं। ए और सी है कोई ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बाकी देख लेना तुम क्या लिख के आए हो। ठीक है, चलो चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला इसने? इसमें है इफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कनेक्टेड बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, आर मूव क्लोज टू ईच अदर। इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव, अच्छा इसकी जो प्लेट्स हैं उनको एक दूसरे के पास खिसकाया जाता है। ओके, द चार्ज स्टोर इन इट, इसके अंदर का चार्ज बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। रेशो टू चार्ज पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशो है वो सेम रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, चार्ज और प्रोडक्ट की जो वो चार्ज और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा। क्या होगा चलो बताते हैं आपको। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, जब इसका ऐसे करते हैं इसको, मान लो प्लेट्स के बीच का गैप डी है और बैटरी का पोटेंशियल वी है, तो यहाँ पे जो है इस टाइम पे इसका सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ठीक है, अब हमने क्या किया, बैटरी लगे लगे इनके बीच का गैप कम कर दिया, वोल्टेज वही वी और इनके बीच का गैप हो गया अब d/2। तो अब c कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए में तो कोई चेंज नहीं आया, d/2, d/2 ये ऊपर चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। इसका मतलब देखो इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, प्लेट का जो हमने डिस्टेंस घटाया उसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। ठीक है, अब इस पे वोल्टेज, पहले भी प्लेट के बीच की वोल्टेज वी थी, अब भी प्लेट के बीच की वोल्टेज वी है, क्योंकि बैटरी तो कनेक्ट है ना, वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेरी गुड, तो अब क्यू पे पड़ेगा, क्यू बराबर होता है सी वी। तो पहले वोल्टेज वी थी, अब भी सी वो उतना का उतना ही है, लेकिन क्यू अब देखो चार्ज, तो नया चार्ज जो होगा वो सी डैश इंटू में वी तो वही का वही है, लेकिन जब कैपेसिटेंस डबल हुआ है तो समझो चार्ज भी उस पर डबल हुआ है। तो मतलब बैटरी की प्लेट्स को, अगर इसके कैपेसिटर की प्लेट्स को पास लाया जाएगा तो इस पर चार्ज बढ़ने लगेगा। तो इस हिसाब से हमारा चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। ए करेक्ट है, बी गलत है। कैपेसिटेंस इंक्रीज वो भी सही है। रेशो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम, चार्ज और पोटेंशियल का रेशो सेम रहेगा? नहीं, सेम नहीं रहेगा। पोटेंशियल तो वही रहेगा लेकिन चार्ज तो बदल रहा है ना, तो ये सेम नहीं रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज तो वही वी है और चार्ज और उसका वोल्टेज का प्रोडक्ट वोल्टेज इनटू चार्ज। अब चार्ज है Q बराबर सी वी और फिर है डबल कर दिया इसका C का, तो चार्ज बढ़ गया, वोल्टेज वही की वही है, तो इनका प्रोडक्ट बढ़ गया। हाँ, ई सही है। तो सीधा सीधा सा आंसर बैठ रहा ए सी और ई, ए सी और ई ओनली। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 48 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला इसने? इसमें बोला टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग 1 किलोवाट 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली, दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। शुरू में इनको सीरीज में जोड़ा गया, ये हीटर है H1, दूसरा हीटर है H2, ठीक है, और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया इनको, H1 एंड H2। और रेशो ऑफ पावर आउटपुट्स, यहाँ पे पावर देखो, सीरीज में इसकी पावर मान लीजिए P1 इसकी P2, तो इनकी P इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है
वन अपॉन पी इक्वलेंट सीरीज में 1/P1 + 1/P2। तो ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 1/1 + 1/2, तो ये हो जाएगी 2, 1 2 + 1, ये हो जाएगी 3/2। तो पी इक्वलेंट आ जाएगा सीरीज में, पी एस कह लो इसको, 2/3, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, पैरेलल में सीधा पी पी कह लो इसको, तो पैरेलल में सीधा P1 + P2 हो जाता है, तो 2 + 1 + 2, ये हो गया 3। तो पी एस बटे पी पी दोनों का वो निकालना हमको रेशो, सीरीज में पावर और पैरेलल में पावर का रेशो। तो 2/3/3, तो 2/9 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है इसमें? स्मॉल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ 140 सेंटीमीटर दे रखी है एंड आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्नीफाइंग पावर बतानी है टेलीस्कोप की। व्यूइंग एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो इसका फॉर्मूला होता था एम का, वो होता था एफ ओ बटे एफ ई फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिख लो, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये होता था। तो एफ ओ बटे एफ ई, तो एफ ओ तो आ गया 140/5, काट दो इसको, 28 बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट बच्चों। चलिए लास्ट में आते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या किया है। ए फोर्स डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्स on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant। ठीक है, पहले एक काम करो, अगर हम इसको देखें तो इन तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी। एफ की mL/t-2, अल्फा की अल्फा मान लो, और टी की हो गई टी स्क्वायर। तो पहले तो इन दोनों की इक्वल रख ले मैंने, इसकी और इसकी और इसकी, रूल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके। तो अल्फा की डायमेंशन आ गई, ये इसके बटे में चला गया, तो mL/t-4। ठीक है, ऐसे ही बीटा की निकाल लो, तो बीटा की और इसकी इक्वल रख लो, तो एफ की डायमेंशन बराबर बीटा टी की डायमेंशन, तो एफ की वही mL/t-2। ठीक है, और बीटा की निकालनी है इंटू टी की, टी हो गई, ये बटे में चला गया, तो बीटा की हो गई आपकी mL/t-3, ये हो गई आपकी। चलो अब इनमें से ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी बतानी है कि इन चारों में से कौन सी डायमेंशन लेस है। तो बीटा इंटू टी, तो देखो मैं अगर आप इसको ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो अगर मैं अल्फा में टी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बीटा की डायमेंशन के बराबर बन रहा है, और बटे में बीटा कर दूं, तो ये होना चाहिए अल्फा टी बटे बीटा है, या बीटा बटे अल्फा टी, दोनों सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड बन रहा। चेक कर लो ऑप्शन सेकंड को। अल्फा की पहले डायमेंशन लिख लो mL/t-4 इंटू टी की टी, और बटे बीटा की mL/t-3। ऊपर चेक करो, mL/t-3 बन गया, नीचे भी mL/t-3 बन गया, और ये आपस में कट के m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 आ गया, डायमेंशन लेस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। रूल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और एक आध क्वेश्चन की कोई मिस्टेक अगर हो जाए, वो भी किसी कैलकुलेशन की वजह से, तो उसे ठीक कर लेना। ठीक है, बाकी वैसे सारे क्वेश्चन आसान थे। मुझे तो इस पूरे पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे लगे जो थोड़े से आप लोगों को फंसा सकते थे, वरना सारा पेपर आसान था। बहुत इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था, बढ़िया पेपर था। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने बहुत बढ़िया से किया होगा। चलिए, और अपनी आंसर की मैच कर लीजिए, बाकी की चीज़ें भी केमिस्ट्री और बायो वगैरह को भी, उसको भी मैच कर लीजिए, देखिए अपना स्कोर क्या बन रहा है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट बच्चों। चलो
फिर मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो जरूर कर देना। ओके बच्चों।